और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर खबरों का सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। तस्वीरें कोची से 110 मील दूर समंदर के बीचों बीच ऑयल टैंकर एमटी ग्लोबल स्टार में फंसे एक बीमार शख्स को बचाने की है, जहां एक 37 साल के शख्स को अटैक आया जिससे उसके शरीर के कुछ हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया। ऐसी हालत में उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, लिहाजा खराब मौसम के बावजूद समंदर के बीच से उसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के आजमगढ़ में जिला अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। यूपी सरकार करोड़ों रुपए की दवाइयां अस्पतालों को मुहैया करा रही है ताकि मरीजों को समय पर मुफ्त में दवाइयां मिल सके, लेकिन यहाँ हालात कुछ और ही हैं। जिन दवाइयों के लिए अस्पतालों में लंबी लाइन लगी रहती है वो दवाइयां कूड़े के ढेर में पड़ी हैं। इनमें से कुछ दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं तो कुछ अगले महीने तक एक्सपायर होंगी। तस्वीरें वायरल हुई तो अब इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। चमोली के कमेड़ा में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का करीब 70 मीटर हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जिसका असर बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के तीर्थयात्रियों पर भी पड़ा है। यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है और स्थानीय लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस हाईवे की मरम्मत में कम से कम 4 दिन लग जाएंगे। बताया जा रहा है कि पिछली रात हुई तेज बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन हुआ, जिसने हाईवे को अपनी चपेट में ले लिया। बिहार के मोतिहारी में शराब की छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर शराब तस्करों ने ही हमला बोल दिया। दरअसल मोतिहारी के सरियतपुर गांव में छापेमारी करने गई पिपरा थाने की पुलिस ने जब एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया तो बाकी तस्करों ने गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और पुलिस के गिरफ्त से उसे छुड़ा लिया। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई भी की। इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से चोटें आई। बाद में घटना की खबर मिलने पर आसपास के थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गांव की घेराबंदी कर तस्करों पर काबू पाया और 19 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के राजकोट में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार है। पीएम मोदी 27 जुलाई को इस नए हिरासत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पहली बार यहां एयर स्ट्रिप पर एयरफोर्स का बोइंग 737 उतरा। 27 जुलाई को पीएम मोदी राजस्थान से सीधे राजकोट के इस नए एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहीं पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीआईएसएफ के 90 जवान एयरपोर्ट पर तैनात होंगे। साल 2017 में पीएम मोदी ने ही इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। ये एयरपोर्ट 1400 करोड़ की लागत से बना है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर रिश्तों के उलझते ताने बाने से जुड़ी है, जिनका कनेक्शन इश्क या फिर प्यार से है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने रिश्ते नातों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मोहब्बत की इन कहानियों में छिपी दर्द की एक दास्तां भी है। चाहे वो पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर हो या भारत से पाकिस्तान गई अंजू हो, दोनों के मामले में नई दोस्ती ने पुराने रिश्तों को उलझाया है। फिर चाहे वो ज्योति मौर्य का ही मामला क्यों ना हो, मोहब्बत पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। लेकिन इन अलग अलग मामलों में पुराने रिश्तों की जो तकलीफ है उससे मुंह भी नहीं फेरा जा सकता, क्योंकि ये चर्चा हर घर में है। इसलिए इसे लेकर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। सचिन के प्यार में मैं यहाँ तक आई हूँ। ये है पाकिस्तान एंट्री बॉर्डर। ये इश्क है जो सरहद को नहीं जानता, मजहब को नहीं मानता, न उम्र का बंधन, न सामाजिक हैसियत की फिक्र। दुनियावी रस्मों रिवाज तोड़कर पाकिस्तान की सीमा हैदर एक रोज चोरी चोरी भारत पहुंच जाती है और इसी तरह हिंदुस्तान की अंजू बाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान एंट्री बॉर्डर। इश्क के ये दोनों किस्से सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं है कि 2 शादीशुदा महिलाओं ने प्यार के लिए 2 देशों की सीमाएं लांघी है, बल्कि चर्चा इसलिए है क्योंकि दोनों ने रिश्तों के ताने बाने को उलझा दिया है। सीमा हैदर ने अपने पति को छोड़ा और 4 बच्चों के साथ नेपाल होते हुए नोएडा आ गई। अपने से उम्र में छोटे सचिन की होकर उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का इरादा कर लिया, चाहे अंजाम जो भी हो।
फांसी की सजा दोगे कबूल है, जेल डालोगे कबूल है, अब बस कर दो। जो भी सच था मैंने सब बता दिया। अगर कोई छोटी छोटी बात तक भी जाएगा, अगर मैं इतना भी झूठ बोलती हूँ तो मुझे ले जाओ, फांसी दे दो, पर मुझे ना पाकिस्तान जाने की बात की जाए। अंजू की कहानी थोड़ी सी अलग है। वो 15 साल की बेटी और 6 साल के बेटे को छोड़कर एक दिन चुपके अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। हालांकि अंजू खुलकर ये कहने से इनकार कर रही है कि उसका अगला कदम क्या होगा। वो भारत वापस आने की बात कह रही है, जबकि नसरुल्लाह ने मीडिया को बताया है कि वो भारत जाएगी तो जरूर, लेकिन फिर शादी के लिए पाकिस्तान वापस आ जाएगी। वैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी इश्क या दोस्ती से जो नाम दे दीजिए, लेकिन इसका असर उनके परिवार पर है। अंजू के पति को अपनी पत्नी का इंतजार है। अंजू ने जो कदम उठाया है उस पर अभी भी उसे यकीन नहीं। बात करते करते आंखें भर आती है। बिना बताए कि ये तो झटक लगा। आएगी तो पूछूंगा, फोन आएगा तो पूछूंगा क्या बात है, कैसे, क्या नहीं बताएगी, कहेगी आऊंगी तो बताऊंगी। अंजू हिंदू है और अरविंद क्रिश्चियन। शादी के बाद अंजू अपनी मर्जी से क्रिश्चियन हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती पाकिस्तान के नसरुल्लाह से हुई और दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि अंजू सरहद से आगे निकल गई। जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है, और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। प्राइम फेसी तो ये लगता है जो प्रेम प्रसंग का है, बट इसमें कुछ इससे ऊपर कमेंट करना मुश्किल होगा। जब इन्वेस्टिगेट पूरे फैक्ट्स को ले आते हैं तब अप्रोप्रिएट होगा जो इसमें क्या मामला है। सीमा मुसलमान है, लेकिन उसने भी सचिन के प्यार में हिंदू धर्म अपना लिया है। फर्क सिर्फ ये है कि सीमा गैर कानूनी तरीके से भारत आई, जबकि अंजू वीजा लेकर पाकिस्तान गई है। सीमा किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, जबकि अंजू अपने घर आने की बात कर रही है। अंजू पर कोई विवाद नहीं, जबकि सीमा जांच एजेंसियों के रडार पर है। जो भी करवाएंगे मैं तैयार हूँ। मैं कानून, जिस तरह मुझे कानून कहेगा मैं वैसे करूंगी। मैं मेरे बच्चों का होगा, मैं उनके लिए भी तैयार हूँ। लोग कह रहे तुम्हारे बच्चों का डीएनए होगा तो मेरे साथ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सब जो मेरे साथ करेंगे, जिस तरह कानून कहेगा मैं वैसे चलूंगी। सीमा और अंजू ने प्यार के लिए सरहद पार की है, लेकिन पोलैंड की बारबरा तो 7 समंदर पार करके झारखंड के हजारीबाग पहुंच गई। यहाँ के एक गांव में रहने वाले शादाब से बरबरा की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई। प्यार परवान चढ़ा और वो 6 साल की बेटी के साथ परदेश चली आई। Shadab is fantastic. He has very good heart. ये इश्क का इंस्टाग्राम वर्जन है। 2 अलग अलग दुनिया के लोग वहाँ मिले, एक दूसरे को दिल दे दिया और बारबरा शादाब से शादी करने के लिए हजारीबाग चली आई। यही है कि मैं उसके साथ रहूं जीवन भर और उसका साथ निभाऊं, क्योंकि इंसान के पास कुछ भी हो लेकिन प्यार से बड़ा चीज कुछ नहीं होता है। तलाकशुदा बारबरा के पास पोलैंड में अच्छी नौकरी है, घर है, कार है, लेकिन शादाब के लिए उसने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया है। अच्छी बात यह है कि उनकी बेटी ने भी पिता के तौर पर शादाब को अपना लिया है, यानी यहाँ रिश्तों में ऐसी उलझन नहीं। लेकिन यूपी के ज्योति मौर्य के प्यार की दास्तान कुछ अलग है। शादी के बाद पढ़ाई लिखाई करके ऊंचा सरकारी पद हासिल किया, लेकिन इश्क अपने जैसे ही किसी अधिकारी से हो गया। जब पति ने इस प्रेम का खुलासा किया, तब पति से अलग होने का ऐलान करते हुए घर छोड़ दिया। 2 बेटियां हैं, उनका भविष्य क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन सूरत हाल ये है कि ना तो ज्योति मौर्य के पति आलोक उनको तलाक देना चाहते हैं और न ज्योति के दोस्त मनीष दुबे की पत्नी उनको तलाक देने के लिए तैयार है। इस तरह सब कुछ उलझ कर रह गया है। कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन आग के इस दरिया से अकेले सीमा, अंजू या ज्योति मौर्य को नहीं जाना है। उनका एक अतीत है, कमजोर सही, लेकिन पुराने रिश्तों के ताने बाने हैं। उनका क्या होगा, सवाल ये है। सोशल मीडिया के इस दौर में रिश्ते नातों को लेकर पारंपरिक सोच को जैसी चुनौती मिल रही है, उसकी चर्चा हर एक घर में है। अंदर ही अंदर एक मंथन चल रहा है, जिस पर संजीदगी और सावधानी से राय बनाने की जरूरत है।
सीमा हैदर को समर्थन भी मिल रहा है, उसका विरोध भी हो रहा है। अंजू के मामले में भी यही बात लागू होती है। ज्योति के केस में सोशल मीडिया पर पहले तो हंसी मजाक शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें लोगों का समर्थन भी मिला। यानी एक बात तो तय है कि ऐसे मामलों में सही गलत का फैसला नहीं दिया जा सकता, लेकिन मौजूदा दौर में रिश्ते नातों को लेकर जो सोच है उसे कैसे समझा जाए, इस पर हमने बात की मनोचिकित्सक संदीप वोरा से। जब आप सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं तो आप रियलिस्टिकली आप उस चीज के साथ आप ब्रेन आपका इस चीज को कि ये व्यक्ति बहुत दूर बैठा है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उससे जाके इन पर्सन मिलना जब तक कि आप जाकर बॉर्डर क्रॉस ना करोगे। ये सोशल मीडिया पे जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो वो ये चीज आपकी जो जजमेंट है उसको क्लाउड कर देती है और आप बहुत ज्यादा आपकी जो इमोशंस हैं वो ओवर पावर कर लेती हैं लॉजिक को। तो उसमें आप ये नहीं सोचते कि ये व्यक्ति दूसरी कंट्री का है, दूसरी कंट्री पे जाने पे दिक्कत होगी या और बहुत सारे इश्यूज उठ सकते हैं। ये चीज रियलाइज नहीं होती है क्योंकि आप एक तरह के प्यार में, इसको हम कह सकते हैं पागलपन हो जाता है, वो वाली बात है। तो वो चीज अगर कोई इन पर्सन मिलता है, अब आप इमेजिन कर सकते हैं अगर एक व्यक्ति एक कंट्री में है, उसको दूसरी कंट्री में जाने के लिए जाकर अगर फ्रेंडशिप करनी हो तो उसको समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिकल नहीं है, कितने इसके बीच में कितनी रुकावटें हैं। बट वही चीज जब आप स्क्रीन टू स्क्रीन देखते हैं तो वो आप रियलाइज नहीं करते हैं और जब तक आप रियलाइज करते हैं तब तक लेट हो जाता है। हाँ, ये जरूर है, कोई भी चीज जैसे कहते हैं कि आप अगर दूसरे कल्चर की तरफ देखते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये चीज ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। तो इसके लिए सोशल मीडिया पे एक लेवल तक ही आप फ्रेंडशिप रखें और अपनी फैमिली के कॉस्ट पे कुछ भी मत करें। खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद में आज भी मणिपुर के मुद्दे पर बस हंगामा ही हुआ, ना तो चर्चा हुई और ना ही काम हुआ। हालांकि मणिपुर के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष और दोनों चर्चा चाहते हैं, लेकिन बहस किस नियम के तहत हो, इस पर पेंच फंसा हुआ है। विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं। ना तो अपील सुनी जा रही है, ना दलील सुनी जा रही है। मणिपुर के मसले पर अगर कुछ हो रहा है तो बस हंगामा। विपक्ष की ओर से भी नारेबाजी, सरकार की ओर से भी नारेबाजी। Take your seat, take your seat. Take your seat first. दिलचस्प बात यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा है कि हो ही नहीं पा रही। वजह ये कि विपक्ष पहले संसद में प्रधानमंत्री का बयान चाहता है। आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो, आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर में बेटियों पर अत्याचार का वीडियो सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बस शोर शराबा है। मॉनसून सत्र में अभी तक काम नहीं हो पाया है। गतिरोध संसद में बहस के नियमों को लेकर भी है। विपक्ष नियम 267 के तहत लंबी चौड़ी बहस चाहता है, जिसमें वोटिंग भी कराई जा सकती है। सरकार नियम 176 के तहत अलग अलग राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा के पक्ष में है।
हम मणिपुर के गुनहगारों को भी सजा हो, राजस्थान के भी गुनहगारों को सजा हो, पश्चिम बंगाल के भी गुनहगारों को सजा हो, छत्तीसगढ़ झारखंड के भी बेटियों के बलात्कारियों को सजा हो। ये कह रहे नहीं, राजस्थान में जो बलात्कार कर रहे हैं वो मर्द हैं और ये सारे लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग बेटियों के शैतान हैं, बेटियों के लिए शत्रु हैं। और ये जो एक प्रयास चल रहा है कि मणिपुर से अटेंशन डाइवर्ट करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल पे वो अटेंशन डाइवर्ट करके ले जाए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई बंगाल में 3 महीना से इंटरनेट चल रही है, बंगाल में स्थिति स्वाभाविक है। आपको अगर लगता है कि बंगाल में स्थिति खराब है और मणिपुर में बेहतर है, अब मणिपुर में इंटरनेट चलवा दो। मणिपुर पर रस्साकशी ऐसी है कि संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा है। राज्यसभा में बहस की मांग करते और विरोध प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वेल तक चले गए। जब चेयरमैन के कहने पर भी वो अपनी सीट पर नहीं गए तो उनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इसके बाद दूसरा हंगामा शुरू हो गया। संजय सिंह के समर्थन में विपक्ष गांधी स्टैचू के पास डट गया। 267 की नोटिस मैंने दिया था, 27 और लोगों ने नोटिस दिया था। 15-20 मिनट तक हम लोग अनुरोध करते रहे, अपने चेयर से खड़े होकर अनुरोध करते रहे कि 267 की मणिपुर हिंसा के नोटिस पे चर्चा कराई, नहीं चर्चा कराई गई। और जब मैं चेयर के पास गया तो मुझे सस्पेंड कर दिया। अब इसको आप क्या कहेंगे? मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने इंडिया के बैनर तले मोर्चा बंदी कर रखी है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर मंगलवार को पूरे देश में प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन सवाल है कि मॉनसून सत्र का क्या होगा। सरकार को इस सत्र में 31 बिल पेश करने हैं, यानी काम बहुत है। और शायद इसलिए सरकार विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत करके रास्ता निकालने की कोशिश में है। लेकिन कहना मुश्किल है कि ये टकराव कब और कैसे खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने असम में शुरू हुई परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इससे मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। जिला जज ए.के. विश्वेश के आदेश के बाद एएसआई की 43 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुनवाई करते हुए एससी ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। अब इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल यानी मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल ला सकती है। खबर है कि इस बिल में नामांकन के आधार पर कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित कुल सीटों के अलावा 2 विधानसभा सीटें होंगी और पीओके से विस्थापित समुदायों के लिए 1 सीट होगी। जम्मू कश्मीर में गठित परिसीमन आयोग ने नामांकन के आधार पर विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 विधानसभा सीटें और पीओके से विस्थापित समुदायों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने असम में शुरू की गई परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राज्य में परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में कोई और कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग को रोकने वाला कोई आदेश जारी नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट चुनाव आयोग को परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार देने वाले कानूनी प्रावधान की वैधता की जांच करने को तैयार हो गया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 3 हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा है। दरअसल असम के 9 विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य की 126 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटों के परिसीमन के मसौदा प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक नाबालिग लड़की की पहचान उजागर करने और उस पर 3 लोगों द्वारा मणिपुर में हाल की घटना का अपराधी होने का आरोप लगाने के मामले में मणिपुर के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और मामले की तत्काल जांच करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि आरआरटीएस यानी दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ की बकाया राशि 2 महीने के अंदर जमा करे। आरआरटीएस प्रोजेक्ट में देरी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी ने कहा कि जब 3 सालों में सरकार विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड देना चाहिए। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में हुई मामले की सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पिछले 3 सालों में विज्ञापनों पर किए खर्च का ब्यौरा मांगा था।
मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक कल यानी मंगलवार को मुंबई में भारी या बहुत भारी बारिश हो सकती है। 25 जुलाई को मुंबई में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर बारिश की संभावना जताई गई है। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी जेब, आपकी आमदनी से होता है। तो बिना देर किए हुए तेज रफ्तार खबरों के बीच आइए इन खबरों को देखते हैं धन बाजार में। शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 299 अंक गिरकर 66,384 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 72 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 72 अंक फिसलकर 19,672 पर बंद हुआ। इस दौरान टेक, ऑटोमोबाइल और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में गिरावट देखी गई। सोना 100 रुपये फिसलकर 60,350 रुपये पर पहुंची, यानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,350 रुपये हुई। वहीं चांदी भी 200 रुपये गिरकर 77,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 77,000 रुपये हुई। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट पर 8.15% ब्याज को मंजूरी दे दी है, जबकि पहले ये 8.10% था। बता दें कि ईपीएफओ ने मार्च में ब्याज दरें 0.05% बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सरकार ने ब्याज बढ़ाने का फैसला लिया। ऐसे में उम्मीद है कि कर्मचारियों के खातों में ब्याज का पैसा अगस्त 2023 से पहुंचने लगेगा। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इक्विटी कंपनी बेन कैपिटल ने अडानी ग्रुप के साथ करार किया है। इस समझौते के तहत बेन कैपिटल कंपनी अडानी कैपिटल लिमिटेड और अडानी हाउसिंग लिमिटेड के 90% स्टेक्स खरीदेगी। वहीं कंपनी की ओर से बताया गया कि इस डील से हमारे कस्टमर को फायदा होगा और बेन कैपिटल की ओर से कंपनी में 1,000 करोड़ रुपए लगाने के बाद कंपनी तेजी से ग्रोथ करेगी। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा फिल्म स्टार और उनके फैंस से जुड़ा है। किसी भी एक्टर को बड़ा स्टार उसके फैंस ही बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक्टर को अपने फैंस की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर को भी तंबाकू, पान मसाला जैसी चीजों का विज्ञापन करने पर लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। ताजा मामला बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन से जुड़ा है, जो ऑनलाइन गेमिंग का प्रमोशन करने पर अपने फैंस की नाराजगी झेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर नासिक में एक शख्स का वीडियो वायरल है, जिसमें वो स्कूटी पर अजय देवगन के लिए भीख मांगता नजर आ रहा है। दरअसल ये शख्स अजय देवगन के ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करने से इस कदर नाराज हुआ कि अपना विरोध जताने के लिए उसने ये अनोखा तरीका अपना लिया। इस व्यक्ति का कहना है कि एक्टर अजय देवगन को पैसे की इतनी ही मजबूरी है तो वो भीख मांगकर पैसे जोड़ेगा और एक्टर को भेजेगा। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन के लिए उसने स्कूटी पर बाकायदा स्पीकर और बैनर लगाए हैं, जिस पर लिखा है अजय देवगन के लिए भीख मांगो आंदोलन। ऑनलाइन गेमच्या विरोधात आज आंदोलन करत आहे का ऑनलाइन गेम हे आज आपल्या पिढीला खराब करून राहिले आणि फ्री स्टार क्रिकेटर देवानी यांना भरपूर दिलेला असताना अशा प्रकारची ऍड करून आपल्या पिढीला खराब करत आहे। त्यासाठी आपण अजय देवगनला हे भीक मागो आंदोलन करून पैसे पाठवणार आणि विनंती करणार आहे गांधीगिरी स्टाईलने त्या कृपया करून आपण अशा प्रकारची ऍड करू नये। जर तुम्हाला पैशाची आवश्यकता असेल तर मी परत भीक मागेल, परत पाठवेल, पण अशी ऍड करू नये। आपण विनंती करू गांधीगिरी स्टाईलने। यासाठी तुमच्या लोकांचा साथ पाहिजे। हा साथ कशा पद्धतीने पाहिजे का तुमच्या हातात असलेला मोबाईल वापरा, सोशल मीडियावर सगळीकडे पाठवा, एक फोटो काढा, व्हिडिओ काढा, पुढे टाका। तुम्ही लक्षात घ्या, तुम्ही जर फोटो पुढे काढून टाकत नसेल हे शक्य नाही ना। आज जर तुमच्या घरातला कोणी नसेल याच्यामध्ये, पण हे निश्चित आहे का आज नाही उद्या पुढे तुमच्या घरचा या ऑनलाइन गेम मध्ये असणार, हे 101% खरं आहे। त्यासाठी जर थांबवण्यासाठी तुम्हाला याचं सर्वांना सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर कई यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ ने विरोध के इस तरीके को सही बताया तो कुछ ने कहा कि एक्टर्स को ऐसी चीजों का विज्ञापन नहीं करना चाहिए जिनसे समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। सोशल अड्डा में हमने इसी मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो सेलिब्रिटी है या फिर क्रिकेटर है, ये आजकल जो एड्स कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर ऑनलाइन गेमिंग या फिर गुटखा है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है? ये एब्सोल्युटली गलत है। इस बात को जो नज़रिया है देखने का सोसाइटी का, वो डेफिनेटली गलत होगा।
बतौर डॉक्टर प्रोफेशन में काम करते हुए और एक सामान्य नागरिक भी यही बताएगा कि जो बीमारियाँ जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर, टीबी, इनका प्रबंधन सेवन करने से, ये सारी चीज़ें सेवन करने से होता है। अगर ऐसी चीज़ों को सेलिब्रिटी लोग ही बढ़ावा देंगे तो ये चीज़ सोसाइटी के लिए गलत मैसेज जाती है। जिस तरीके से रमी खेलना, ऑनलाइन ऐप्स कुछ आ रही है नई, इनको ये प्रबोधन कर रहे हैं कि आप इनको ऐप को डाउनलोड करिए और खेलिए, और एंड में ये मैसेज भी देते हैं कि ये रिस्क भी है, तो किस लिए आप ये प्रमोशन करना चाहते हैं? डेफिनेटली ये गलत है। सेलिब्रिटी इस चीज़ को बढ़ावा ना दें ताकि बच्चे ये जो एज में सीख जाते हैं, तो ये बहुत गलत होगा कि अगली पीढ़ी पर ये ज़्यादा मतलब असर डालेगा और ये जो पीढ़ी है वो ख़राब होती जाएगी। ओके, तो बच्चों ने ये चीज़ नहीं सीखना चाहिए। रमी वगैरह है, ये सब चीज़ें जो है, अगर इजी मनी अगर मिलता है तो बच्चों का अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा। आपका जो काम अच्छे से आप करते हो बस उसी में आप ध्यान से वो ही करें, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दें। साइड बाय साइड जो सेलिब्रिटी ये काम कर रहे हैं कि जो अल्कोहल है या तो फिर स्मोकिंग है या तो फिर गुटखा है, इनकी जो वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो बात टोटली गलत है, क्योंकि उसका असर जो है वो यंग जनरेशन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा उन पे ये करता है, उनको आइकॉन मानता है, तो इसीलिए कि यंग जनरेशन पे बहुत ही बैड असर उनका गिरता है। वो सब कॉपी करते हैं उनके लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें सेवन करने से अपन भी वैसे हो जाएंगे। इसीलिए वो सेलिब्रिटी ने तो कम से कम इसको अवॉइड करना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग और जो भी चीज़ें हैं, स्मोकिंग, गुटखा वगैरह, ये चीज़ों का विज्ञापन जो है वो सेलिब्रिटी ने ना करना चाहिए। जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आइडल रहते हैं, जो भी टीनेजर्स है वो उनको फॉलो करते हैं, वो जो खाते हैं, जिसके विज्ञापन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको विज्ञापन करना है तो अच्छी चीज़ों के लिए प्रमोट करें, जैसे कि फिटनेस है, जो भी हेल्थ के रिलेटेड जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रमोट करें, ना कि ये जो अपनी मतलब सेहत खराब करते हैं। टेक्नो ने लॉन्च किया है अपना नया स्मार्टफोन। सो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं डिजिटल गली। टेक कंपनी टेक्नो ने अपना नया स्मार्टफोन टेक्नो पोवा नियो 3 लॉन्च किया है। कंपनी इस फोन में नया टर्बो मेगा डिजाइन लेकर आई है। यह स्मार्टफोन 3 कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उपलब्ध है। स्मार्टफोन के बैक पैनल पर बड़ा कैमरा मॉड्यूल, डुअल एलईडी फ्लैश भी मौजूद है। मोबाइल कंपनी मोटोरोला अपना नया स्मार्टफोन मोटो G14 1 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है। इस फोन में ग्राहकों को चिपसेट दिया जाएगा, जिसके साथ 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज का सपोर्ट भी मिलेगा। इस फोन में अतिरिक्त स्टोरेज बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस नए स्मार्टफोन की प्राइस की जानकारी सामने नहीं आई है। ट्विटर कंपनी के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अब नीली चिड़िया की जगह एक्स होगा। कंपनी ने x.com को twitter.com से जोड़ दिया है, यानी x.com लिखने पर सीधे ट्विटर वेबसाइट खुलेगी। बता दें कि एक्स पर पेमेंट, बैंकिंग और ई-कॉमर्स जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध होंगी। रिलायंस जियो जल्द ही अपना नया जियो बुक लैपटॉप लॉन्च करने जा रहा है। खबर है कि इस महीने के आखिर तक जियो अपना नया बुक लैपटॉप लॉन्च कर देगी। अमेजन टीजर में जियो बुक लैपटॉप का डिजाइन भी दिखाया गया है। टीजर के मुताबिक इस लैपटॉप को प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और गेम के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूज़पेपर पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर व्हाट्सएप से जुड़ी एक बड़ी खबर। देश और दुनिया में करोड़ों यूजर्स अपने दोस्तों, करीबियों के साथ टच में रहने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कई यूजर्स अपनी बात कहने के लिए व्हाट्सएप पर लगातार अपना स्टेटस अपडेट करते रहते हैं। इसी व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है कि व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए अपनी बात कहते समय यूजर को जिम्मेदार तरीके से पेश आना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि आजकल लोग व्हाट्सएप स्टेटस का इस्तेमाल अपनी बात अपने कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचाने के लिए करते हैं। ज्यादातर लोग अपने कॉन्टैक्ट्स की बातें जानने के लिए लगातार उनका व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहते हैं। हाईकोर्ट ने ये बातें एक व्यक्ति के मामले में कही जिस पर व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए एक धार्मिक समूह के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप है। 27 साल के आरोपी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के साथ ही SC/ST एक्ट और IT एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। दरअसल मार्च 2023 में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक सवाल लिखा था, जिसका जवाब ढूंढने के लिए गूगल पर सर्च करने को कहा गया था। जब शिकायतकर्ता ने ऐसा किया तो उसी गूगल सर्च में उस सवाल के जवाब में आपत्तिजनक कंटेंट मिला जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला था।
आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। आरोपी ने अपने बचाव में ये दलील दी कि उसने जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका व्हाट्सएप स्टेटस सिर्फ वही देख सकते हैं जिन्होंने उसका नंबर सेव किया हो। इस पर कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप स्टेटस पर तस्वीर या वीडियो के रूप में कुछ भी हो सकता है जो 24 घंटे में गायब हो जाता है। कोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप स्टेटस का यही मकसद होता है कि व्यक्ति इसके जरिए अपने कॉन्टैक्ट से कुछ कहना या फिर बताना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए अपनी बात कहते समय व्यक्ति को जिम्मेदारी की भावना दिखानी चाहिए। आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पहली नजर में यही साबित होता है कि उसने जानबूझकर और गलत इरादे से अपना व्हाट्सएप स्टेटस डाला। कोर्ट ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि आरोपी ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि उसका व्हाट्सएप स्टेटस सीमित लोगों तक था। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।